हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर और किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 से मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू सेक्शन वाइज हैं और जिस सेक्शन से जो भी एमसीक्यू निकल रहा है और इस रेडीमेड मटेरियल में एक सीरीज से ये जो एमसीक्यू दिए गए हैं सेक्शन वाइज, उन्हीं में से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो एचएस लेवल के हैं वो मैं आपको निकाल करके दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972 से एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट इस दे चुका हूँ रेंट कंट्रोल एक्ट पर। इसको रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से पॉपुलर है ये हमारे सबके बीच में। जनरली लोग रेंट कंट्रोल एक्ट ही बोलते हैं, हालांकि एक्ट में जो बेयर एक्ट है उसमें रेंट कंट्रोल एक्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस नाम से ये पॉपुलर है हमारे बीच में। तो आप चाहे रेंट कंट्रोल एक्ट मान लीजिए, लेकिन यदि आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको बताना इसका हेड है जो कि बेयर में दिया गया है, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट, यही बोलना है अगर कहीं पूछा जाता है तो ये एचएस लेवल के एमसीक्यू हैं, सिलेक्टिव हैं, सेक्शन वाइज हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस पूरा वीडियो देख करके समझ लें। बहुत इजी एक्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार देखेंगे रट जाएगा, याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है अगर आप सारे एमसीक्यूज मेरे साथ देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सेकंड पार्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो है धारा 8, धारा 9 या धारा 9 का के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। तो जो ये जिला न्यायाधीश को अपील करेंगे तो इसके लिए सेक्शन 10 बनाया गया है। तो सेक्शन 10 इस एक्ट का कहता है कि सेक्शन 10 में जिला मजिस्ट्रेट को पावर है आदेश पारित करने का, और यदि धारा 8 या 9 का के अधीन जो जिला मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश पारित कर दिया है उससे यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, क्षुब्ध है, तो वो जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। ये धारा 10 में बताया गया है। तो ये सेक्शन 10 है और उसमें जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है अपील के लिए वो 30 डेज का दिया गया है। तो ये 30 डेज यानी कि 30 दिन के भीतर वो अपील करेगा। उसमें साफ बताया गया है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 8 और सेक्शन 9 और सेक्शन 9A may within 30 days from the date of the order prefer an appeal against it to the district judge। तो डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष वो अपील प्रीफर कर सकता है। टाइम 30 डेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश, इसमें लिखा हुआ था उसको मैंने काट के जिला मजिस्ट्रेट कर दिया गया है, क्योंकि धारा 10 में जिला मजिस्ट्रेट को पावर है। अभी अभी हमने देखा कि सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 9A के अंदर वो अगर कोई ऑर्डर
मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। तो उस धारा 8, 9 और 9A में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है। अब अगर इन्होंने कोई आदेश पारित कर दिया है तो पारित आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति क्या कर सकता है, ये आपको देखना है क्या कर सकता है। तो अभी आपने देखा वो अपील कर सकता है, तो अपील करेगा। सेक्शन 10 में अपील की बात की गई है कि वो 30 दिन के अंदर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रीफर कर सकता है। ही में प्रीफर अपील, वो अपील प्रीफर कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस ऑर्डर के खिलाफ वो जा सकता है। तो ये धारा 10 में अपील कर सकता है। अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के विरुद्ध होगी। अपील 30 दिन के भीतर होगी। अपील जिला न्यायाधीश को होगी। ये 3-4 बातें हैं जो पता होना चाहिए। ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखें, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आवंटन के आदेश के बिना कोई भवन को किराए पर नहीं दे सकता, और ये इस अधिनियम में प्रोवाइड किया गया है। और ये बात धारा 11 में कही गई है। सेक्शन 11 में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग विदाउट अलॉटमेंट ऑर्डर। इसमें प्रतिबंध लगाया गया है, निषेध किया गया है कि अगर अलॉटमेंट ऑर्डर नहीं है तो इसके बिना आप किराए पर भवन को नहीं दे सकते। और ये जो ऑर्डर है अलॉटमेंट, ये सेक्शन 16 जो है इस एक्ट का, उसके थ्रू ये ऑर्डर मिलता है। अलॉटमेंट ऑर्डर सेक्शन 16 में मिलता है। तो सेक्शन 16 में जब ये ऑर्डर मिल जाएगा तो ही आप किराए पर दे पाएंगे। और ये बात पहले ही सेक्शन 11 में बता दी गई है। तो इसका आंसर सेक्शन 11 होगा। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 16 ये इंटरकनेक्टेड है, इनको याद रखिएगा। इसमें 2-4 सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सेक्शन 12 हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 25 हो गया, सेक्शन 18 हो गया, सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्ट के जान है, इनके बिना ये एक्ट बेकार है, ऐसे सेक्शन है वो। और इसके पहले सेक्शन 10 के पहले जो कुछ सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बेसिक सेक्शन है। तो उन बेसिक सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में दे रखा हुआ है। तो आप फर्स्ट वीडियो इसका देख ले तो आपको सेक्शन 10 तक सेक्शन वाइज आपको MCQ मिल जाएगा। यहाँ सेक्शन 10 के बाद हम से पार्ट 2 में ले रहे हैं। तो अब ये जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये भवन के रिक्त समझे जाने के संबंध में उपबंध है। तो भवन के रिक्त समझे जाने के संबंध में जो उपबंध किया गया है वो सेक्शन 12 में किया गया है। तो सेक्शन 12 में ये उपबंध किया गया है और उसका हेड कहता है डीम्ड वैकेंसी ऑफ बिल्डिंग इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में, कुछ दशाओं में भवन का रिक्त समझा जाना, ये डीम्ड वैकेंसी है, उसको रिक्त मान लिया जाएगा। तो कब कब रिक्त मान लिया जाएगा, इसकी कंडीशन सेक्शन 12 में दी गई है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो आप देखें। तो अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो इसको देखें। कब किसी भवन के मकानदार या किराएदार का भवन से अध्यासन समाप्त समझा जाएगा।
अध्यासन समाप्त समझा जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो मकान रिक्त हो गया है अगर ये कंडीशंस विद्यमान हैं या इनमें से कोई कंडीशन विद्यमान है। पहला है जब वह अपना सामान वहाँ से हटा लिया हो। तो अगर उस व्यक्ति ने अपना सामान वहाँ से हटा लिया है जहाँ पर वो रह रहा है किराए पर, तो मान लिया जाएगा उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य ना हो अध्यासन कर लेने दिया है। मतलब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यासन कर लेने दिया है जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है। तीसरा है किसी आवासिक भवन की दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास कर लिया हो। यदि आवासिक भवन है, चूंकि इसमें दो तरह के भवन बताए गए हैं, एक आवासिक एक अनावासिक। आवासिक भवन किराए पर रहने के लिए होता है, अनावासिक भवन किसी कारोबार के लिए लिया जाता है। तो ये फर्क है आवासिक और अनावासिक में। तो रहने के लिए लिया है, रह रहा है, सिर्फ रहने के पर्पज़ से ले रहा है तो आवासिक है, और अगर वो किसी कारोबार के पर्पज़ से ले रहा है तो वो अनावासिक भवन है। तो अगर आवासिक भवन की दशा में है उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास कर लिया हो, यानी कि उसने कहीं दूसरी जगह निवास कर लिया हो या अपना कोई अस्थायी निवास कर लिया हो, उसमें ये कहा गया है कि वो ऐसा निवास कर लिया हो जो अस्थायी ना हो, यानी कि स्थायी निवास कर लिया हो, ये जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो ये सारी की सारी शर्तें सेक्शन 12 में दी गई हैं, ABC करके ये शर्तें दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, और ये भी लिया गया है सेक्शन 12 से। अब सेक्शन 12 में कुछ स्थितियां और हैं, उसको भी समझ लीजिए इस MCQ के माध्यम से। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किन स्थितियों में किसी भवन को रिक्त समझा जाएगा? तो ये अनावासिक भवन के संबंध में है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो आवासिक भवन के संबंध में था, उसने सामान हटा लिया हो, उसने ऐसे व्यक्ति को अध्यासन कर लेने दिया हो जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, और अगर आवासिक भवन है तो वह या फिर उसके परिवार के सदस्यों ने कहीं अन्य जगह अस्थायी निवास बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसे रिक्त समझा जाएगा। यदि अनावासिक भवन है तो उसके संबंध में क्या होगा? तो अनावासिक भवन के संबंध में उसको रिक्त समझा जाएगा जब कारोबार में नए भागीदार का प्रवेश करा लेना, यानी कि अगर वो अनावासिक भवन है किसी कारोबार के संबंध में लिया गया है तो जिस व्यक्ति ने लिया है उसने किसी नए भागीदार को प्रवेश कर लेने दिया है। दूसरी स्थिति है कोई अन्य भवन रिक्त स्थिति में अर्जित कर ले, यदि उसने कोई अन्य जगह रिक्त स्थिति में कोई भवन अर्जित कर लिया है। आजीविका या सेवा योजन से अबाध्यता, आजीविका या सेवा योजन से अबाध्यता समाप्त हो गई हो, तो यदि उसका जो अबाध्यता है वो पूरी हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी सभी स्थितियों में से किसी भी स्थिति में वो भवन रिक्त समझा जाएगा। तो इस तरह से तो ये जो अनावासिक भवन के संबंध में है वो कारोबार से रिलेटेड है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये वाकई HGS लेवल का है, और आप भी देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये HGS लेवल का है या नहीं है। मैं तो सारे क्वेश्चन ही HGS लेवल के दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत करीब हैं, यानी कि ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है भाई, ऐसा क्वेश्चन है। इस अधिनियम के धारा 12 के अधीन यदि एक बार भवन के रिक्त घोषित करने का आदेश पारित किया जा चुका है तो उसके विरुद्ध एकमात्र उपचार है। तो उसके विरुद्ध एकमात्र उपचार है ये पूछा गया है।
और इस प्रश्न का जो आंसर है वो बेयर में मुझे नहीं मिला है। आप लोग भी ढूंढिएगा, अगर मिले तो मुझे बताइएगा क्या है। इसके लीडिंग केसेस हैं और 2 लीडिंग केस हैं और दोनों में 2 अलग अलग बातें कही गई हैं। तो ये लीडिंग केस इसी में है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मोहम्मद इदरीस उर्फ बन्ने मियाँ बनाम स्पेशल जज कानपुर का है और इसमें बताया गया है कि न्यायालय ने कहा कि यदि भवन रिक्त होने की घोषणा का आदेश पारित कर दिया गया है तो इस पर किराया नियंत्रक एवं निष्कासन अधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा करने का पर्याप्त आधार हो। पुनर्विचार किया जा सकता है मीन्स रिव्यू किया जा सकता है। दूसरा केस है शोभरन सिंह शर्मा तथा चतुर्थ अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश। इसमें न्यायालय ने धारित किया कि यदि एक बार भवन के रिक्त घोषित करने का आदेश पारित किया जा चुका है तो उसके विरुद्ध एकमात्र उपचार है रिट याचिका का फाइल किया जाना। और इसमें यह भी कहा गया कि इसके विरुद्ध न तो पुनर्विचार और न ही पुनरीक्षण याचिका दाखिल की जा सकती है। यदि रिट याचिका दाखिल नहीं की जाती है तो रिक्त घोषित करने वाला आदेश अंतिम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों केसेस को देखें तो जो केस नंबर दूसरा है उसके हिसाब से तो केवल अपील ही बनती है, यानी कि रिट याचिका बनती है। तो इसके हिसाब से केवल रिट याचिका ही बनती है। लेकिन अगर हम पहला वाला केस देखते हैं जो इदरीस और बन्ने मियाँ का है, इसके हिसाब से रिव्यू बनता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इसके आंसर को देख लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इस रेडीमेड जो मटेरियल की बुक है उस बुक में जो आंसर दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों हैं। उसमें ए एवं बी दोनों को बताया गया है, हालांकि उसका कोई कारण नहीं दिया गया है। ये 2 लीडिंग केसेस जरूर दिए गए हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है अभी जो मैं देखता हूँ केसेस को लेकर के, आजकल के टाइम में जो मामले आते हैं इस संबंध में, तो उस हिसाब से जो अभी चलन में है वो रिट याचिका है, यानी कि हाँ ज़्यादातर रिट याचिका ही फाइल होती हैं इस संबंध में। लेकिन अब हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। तो भाई बुक कहती है ए एवं बी दोनों, और मैं जो प्रैक्टिकली देखता हूँ उसमें मुझे रिट याचिका ही समझ में आता है। तो ये अब आप पर है, आप कमेंट करिएगा कि ये दोनों सही हैं या रिट याचिका वाला आंसर देना चाहिए। मेरा जो मानना है वो ये है कि रिट याचिका ही एकमात्र उपचार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भवन के रिक्त की सूचना मकानदार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दिए जाने का उपबंध है। तो भवन यदि रिक्त हो गया है तो उसकी सूचना मकानदार भी देगा और किराएदार भी देगा, दोनों को इस एक्ट में ड्यूटीफुल बनाया गया है। तो मकानदार द्वारा जो भवन रिक्त होने की सूचना दी जाएगी, धारा 15 में दिया गया है ये। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 15 से है और सेक्शन 15 में कहा गया है ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट वैकेंसी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इंटीमेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वैकेंसी का, ये ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड पर। सेक्शन 15 पे ये बताया गया है। तो सेक्शन 15 में इसका उपबंध किया गया है। सेक्शन 15 से ही उसी का आगे का जो एमसीक्यू बनता है वो ये है कि सेक्शन 15 के क्लास 1 में बताया गया है कि मकानदार ऐसी रिक्त की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को रिक्त होने के
7 दिन के भीतर देगा और वो भी लिखित देगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि धारा 15 में मकानदार भवन के रिक्त होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और यह सूचना लिखित में देगा। दूसरी बात, यह सूचना रिक्त होने के 7 दिन के भीतर देगा। ये बात तो हो गई, ये तो हो गई लैंडलॉर्ड का ऑब्लिगेशन हो गया। अब किराएदार को भी ऑब्लिगेशन दिया गया है, यानी कि उसको भी ऑब्लिगेट किया गया है और उसके लिए धारा 15 के क्लास 2 में ये व्यवस्था की गई है कि किराएदार भवन को रिक्त करने की लिखित सूचना, ये भी लिखित सूचना देगा, लैंडलॉर्ड भी लिखित सूचना देगा, टेनेंट भी लिखित सूचना देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। अच्छा, किराएदार पर एप्लीकेशन डबल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देगा और मकानदार को भी देगा, लैंडलॉर्ड को भी देगा। और यहाँ पर फ़र्क ये है कि मकानदार रिक्त होने के बाद 7 दिन के भीतर देगा और यहाँ पर किराएदार रिक्त होने के 15 दिन पहले पूर्व देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि लैंडलॉर्ड जो है रिक्त होने के 7 दिन के भीतर देगा और जो टेनेंट है वो रिक्त करने के यानी कि खाली करने के पहले 15 दिन पहले पूर्व सूचना देगा वो। ये एक व्यवस्था की गई है और इसमें कहा गया है, लैंडलॉर्ड के लिए कहा गया है नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ सच वैकेंसी, और टेनेंट के लिए कहा गया है नॉट लेस देन 15 days बिफोर द वैकेंसी, ये कहा गया है। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि लैंडलॉर्ड 7 दिन के भीतर देगा, रिक्ति के 7 दिन के भीतर और रिटन में देगा। लैंड और जो टेनेंट है वो रिक्त करने के 15 दिन पूर्व देगा और वो भी रिटन में देगा। अगला क्वेश्चन, ये तो एक सेक्शन पर ही डिपेंड करता है, रिक्त भवन का प्रदर्शन तथा निर्मुक्त से संबंधित धारा 16 है। बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ लीजिएगा। और ये इससे अलॉटमेंट ऑर्डर इस सेक्शन 16 में बताया गया है। बिना इसके अभी सेक्शन 11 हमने पढ़ा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो अलॉटमेंट ऑर्डर है उसके बिना भवन को किराए पर नहीं दिया जा सकता, ये प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है। तो सेक्शन 11 में प्रोहिबिशन दिया गया है, प्रोहिबिट किया गया है लोगों को कि आप सेक्शन 16 से ऑर्डर लाइए तभी आप भवन को किराए पर दीजिए जनरली। अब ये क्वेश्चन है, ये IGS लेवल का है। जिला मजिस्ट्रेट किराएदार के पक्ष में निर्मुक्ति आदेश तभी देगा जब मकान का मकानदार द्वारा, तो जो निर्मुक्ति ऑर्डर है, ऑर्डर जिसको हम रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, वो सेक्शन 16 के क्लास 1 के सब क्लास B पर दिया गया है और जो अलॉटमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 16 के सब क्लास 1 के क्लास 1 के सब क्लास A पर दिया गया है। तो सेक्शन 16(1) सब क्लास A पर अलॉटमेंट ऑर्डर है, सेक्शन 16(1) के सब क्लास B पर रिलीज ऑर्डर है। इसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, निर्मुक्ति आदेश की बात कर रहे हैं, रिलीज ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट किराएदार के पक्ष में निर्मुक्ति आदेश तभी देगा जब मकान का मकानदार द्वारा आवासिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, न्यास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, अध्यासन के वास्ते वास्तविक रूप से आवश्यकता है, जीर्ण भवन को गिराने एवं नव निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है। तो यदि ये सारी स्थितियां हैं या इनमें से कोई भी स्थिति है तो निर्मुक्ति आदेश किराएदार के पक्ष में मकानदार को दे सकता है, यानी कि किराएदार के पक्ष में निर्मुक्ति आदेश दे सकता है मकानदार
को ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसमें आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मकानदार मकान को निर्मुक्त करा सकता है यदि उसके पास इनमें से कोई कारण है तो वो करा सकता है। ये बात सेक्शन 16 में दी गई है। तो 16 का जो सब क्लास 2 है वो न्यास के संबंध में है। तो ये सारे के सारे अगर एक बार आप सेक्शन को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, ये ऐसा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन, मकानदार प्रदेशन ग्राहिता को कितने दिन के भीतर कब्जा दे देगा? हाँ, तो अब ये है सेक्शन 16 का जो क्लास 3 है उसमें बताया गया है कि यदि धारा 16 के अंतर्गत प्रदेशन आदेश यानी कि अलॉटमेंट ऑर्डर मिल गया है तो उस ऑर्डर के दिनांक से 7 दिन के भीतर कब्जा दे देगा, ये उसमें बताया गया है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो ये सेक्शन 16 क्लास 3 से है। अब एक क्वेश्चन और है जिसे आपको देख लेना चाहिए। मकानदार या अन्य व्यक्ति प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन का अध्यासी होने का दावा बेदखल होने के कितने दिन के भीतर आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है, ये आपको देखना है। तो इसके पहले जो हमने धारा 16 के क्लास 3 में देखा वो कब्जे के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रदेशन आदेश हासिल कर लिया है तो वो मकानदार जिस मकान के संबंध में उसने प्रदेशन आदेश हासिल किया है उस आदेश के दिनांक से 7 दिन के भीतर उसे कब्जा दे देगा मकानदार। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि मकानदार या अन्य व्यक्ति प्रदेशन या निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन का अध्यासी होने का दावा बेदखली होने के कितने दिन के भीतर, तो यानी कि अगर वो बेदखल कर दिया जाता है ऐसे किसी मकान से जिसका वो अध्यासी है और लीगली अध्यासी है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र करेगा 7 दिन के ही भीतर। तो इस दोनों में टाइम पीरियड एक है, मेरा कहने का ये मतलब था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बेदखली हो गई है, उसको फिर से मकान पे जाना है तो उसे बेदखली से 7 दिन के भीतर ये करना होगा, अन्यथा ग्रहण नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा फिर इसका दावा, है ना। और उसमें कब्जा लेना है तो वो भी 7 दिन के भीतर उसे मकानदार दे देगा। वहाँ मकानदार के लिए टाइम पीरियड है, यहाँ उस व्यक्ति के स्वयं के लिए टाइम पीरियड है जो जिस पर उसे अपना दावा पेश करना है जिला मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये थोड़ा सा फर्क था, इसलिए दोनों क्वेश्चन हमने लिए हैं। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका भी लेवल अच्छा है, तो जरा इसको देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भवन के रिक्त होने की सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर प्रदेशन आदेश दिया जा सकेगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 17 से है, सेक्शन 17 से है। और सेक्शन 17 में बताया गया है कंडीशन ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। तो यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं वो प्रदेशन आदेश कितने दिन के भीतर रिक्त की
सूचना प्राप्त होने के बाद कितने दिन के भीतर वो प्रदर्शन आदेश दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी सेक्शन 17 में इस एक्ट में की गई है। तो सेक्शन 17 में बताया गया है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट साहब को सूचना मिलती है, सूचना के लिए अभी हम लोगों ने देखा सेक्शन 15, वहाँ पर हमने देखा मकानदार रिक्ति के 7 दिन के बाद और किराएदार रिक्त करने के 15 दिन पूर्व ही दे देगा। तो दोनों ही स्थिति में जब सूचना जिला मजिस्ट्रेट को मिल जाती है तो सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर वो प्रदर्शन आदेश दे सकते हैं। ये यहाँ पर बात है। तो अभी आपने देखा कि जो 15 है सेक्शन, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं 17 से बैठ रहा है। तो अगर सेक्शन को लिंक करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका आंसर है 21 डेज। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, धारा 16 के अधीन प्रदर्शन आदेश यानी कि जो अलॉटमेंट ऑर्डर है या फिर रिलीज ऑर्डर है, निर्मुक्ति आदेश से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त है। तो आपको पता है कि सेक्शन 16 में पुनर्विचार की बात की गई है। तो सेक्शन 16 का क्लास 5 आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है पुनर्विचार की बात की गई है, पुनर्विलोकन की बात की गई है। और सेक्शन 16 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर देते हैं, उसके विरुद्ध आपको जाना है। तो यहाँ पर धारा 16 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है ये ऑर्डर देने का, और इसके आदेश के विरुद्ध धारा 16 के क्लास 5 में ही बताया गया है कि अगर मकानदार या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रदर्शन या निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन या उसके किसी भाग का वैध रूप से अध्यासी होने का दावा करता है, जिला मजिस्ट्रेट का समाधान कर दे कि ऐसा आदेश उपधारा 1 के यानी कि 16(1) के यथास्थिति खंड ए या खंड बी के अनुसार नहीं दिया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। धारा 16 के ही क्लास 5 में ये व्यवस्था दी गई है कि पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा पुनर्विलोकन। ठीक है, यहाँ ये पुनरीक्षण लिखा था, वो मैंने थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो इसका आंसर पुनर्विलोकन हो जाएगा। अब जरा इसी क्वेश्चन से ही रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि उसका संबंध सेक्शन 18 से है। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। धारा 16 के अधीन प्रदर्शन या निर्मुक्ति आदेश की पुनरीक्षण किसके समक्ष की जाएगी। तो यहाँ इससे ये स्पष्ट हो गया, ये अपील मैंने इसलिए काट दिया है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि धारा 16 के अधीन जो भी प्रदर्शन या निर्मुक्ति आदेश मिलता है उसके विरुद्ध पुनरीक्षण ही हो सकती है, और वो पुनरीक्षण कहाँ होगा, जिला न्यायाधीश के समक्ष होगा। तो ये सेक्शन 18 में बताया गया है। तो सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि धारा 16 या फिर धारा 19 इन दोनों धाराओं में के अधीन यदि कोई आदेश है तो इनके विरुद्ध अपील नहीं होगी। इसलिए मैंने संक्षिप्त में लिख रखा है नो अपील में प्रीफर रिवीजन। तो वो व्यक्ति को अपील का तो राइट नहीं है, लेकिन वो रिवीजन प्रीफर कर सकता है। यहाँ पर फोरम पूछा गया है, कहाँ पर कर सकता है, तो जिला न्यायाधीश के समक्ष कर सकता है। तो सेक्शन 18 में ये स्पष्ट कर दिया गया है। और रिवीजन आप जानते हैं ज्यूरिडिक्शन को लेकर के होता है, तो चाहे कहीं भी रिवीजन होगा तो उसके 3 ही आधार होंगे, या तो
क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं है, या फिर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें निहित है, या फिर क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या अनियमितता से, तात्विक अनियमितता से किया गया है। इस तरह के 3 ही आधार होते हैं। रिवीजन कहीं भी फाइल होगा, आधार यही होते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि सेक्शन 16 के अंदर जो उपचार है वो रिव्यू है और वो खुद डीएम महोदय ही कर लेंगे, यदि उनका समाधान वो व्यक्ति कर देता है जो ऐसा दावा करता है कि वो वैध रूप से उसका अध्यासी है, इस बात का दावा करता है, उनका समाधान कर देता है, तो वो रिव्यू कर सकते हैं। ये उपचार वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, रिव्यू नहीं करते हैं या वो समाधान नहीं कर पाता है, पीड़ित है, तो वो फिर सेक्शन 18 में आएगा और वो जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के समक्ष वो रिवीजन फाइल कर सकता है, डाल सकता है। इस तरह से ये जो कन्फ्यूजन है वो मैंने हल कर दिया और मुझे लगता है कि अब आप लोग भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि जो रिवीजन जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष की जाएगी उसका भी लिमिटेशन पीरियड है कि 15 दिन के भीतर की जाएगी। तो जो भी व्यक्ति डीएम महोदय के आदेश से पीड़ित है तो वो अगर रिवीजन डालना चाहता है तो उसके लिए 15 दिन का टाइम है उसके पास, यानी कि 15 दिन के भीतर वो रिवीजन या पुनरीक्षण याचिका आवेदन जो भी है वो दाखिल कर सकता है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। किराएदार को बेदखली के आधार हैं। तो किराएदार को बेदखल किया जाता है, ऐसे आधारों की बात हमें यहाँ पर करनी है। तो किराएदार के बेदखली के लिए जो आधार हैं वो धारा 20 में दिए गए हैं और ये देख लीजिए, किराएदार को बेदखल करने के लिए वाद लाए जाने के जो आधार हैं वो सेक्शन 20 में यानी कि 20 में दिए गए हैं। और जो सेक्शन 20 का हेड है वो कहता है साफ साफ, चूँकि इस पे बार है, बार ऑफ सूट फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स, यानी कि जो यहाँ पर ग्राउंड स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं उन ग्राउंड के अलावा आप उस पर वाद दायर नहीं कर सकते, ये बार किया गया है सेक्शन 20 में। तो जो भी यहाँ पर ग्राउंड्स दिए गए हैं बस इतने ही ग्राउंड हैं उसको बेदखल करने का। तो सेक्शन 20 के क्लास 2 में ये आधार है कि 4 महीने का किराया बाकी है, भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, मकानदार की लिखित अनुमति के बिना अवैध या अनैतिक प्रयोजन हेतु मकान का उपयोग किया है, मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना सिकमी किराए पर उठाया है। सिकमी किराएदार का मतलब होता है किराएदार का किराएदार, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, इसलिए ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे इसका आंसर। और ये सेक्शन 20 से संबंधित है, तो ये आप देखें। अब इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है कि किराएदार को भवन से बेदखल करने हेतु वाद संसित किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? जब किराएदार मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना मकान में संरचनात्मक परिवर्तन करता है। तो अभी तो आपने आधार देखे, अब यहाँ पर बेदखल करने हेतु वाद संसित किया जा सकता है, उसके आधार देखिए। तो मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना मकान में संरचनात्मक परिवर्तन करता है, भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त करता है। अगला है मकानदार के स्वत्व को नकारा या अमान्य किया है, यानी कि मकानदार के स्वामित्व से वो इनकार करता है। सेवा योजन की संविदा समाप्त हो गई है। तो ये सभी के सभी बेदखली के आधार हैं और ये भी सेक्शन 20 के क्लास 2 में ही बताए गए हैं। किराएदार को बकाये किराए पर कितनी ब्याज देय होती है? तो ये सेक्शन 20 के क्लास 4 में
स्पष्ट कर दिया गया है, साफ साफ लिखा है वहाँ पर। इतना ही पता करना है कि 9% ब्याज देय होती है। तो ये 9% आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो ये सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 21 में नियत प्राधिकारी को पावर है। नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किराएदारी के अंतर्गत भवन से किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो बेदखली का आदेश होगा वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी देगा। और ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन होते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो बेदखली का आदेश है वो धारा 21 यानी कि सेक्शन 21 में है। उसमें दिया गया है प्रोसीडिंग्स फॉर रिलीज ऑफ बिल्डिंग अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट। तो ये सेक्शन 21 में बताया गया है। अब 21 से ही जो लेवल का क्वेश्चन है वो ये है कि नियत प्राधिकारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किसी किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। तो ये कब दे सकता है? जब अध्यासन के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता हो। किसको? मकानदार को। जीर्ण भवन को गिराकर नवनिर्माण हेतु उसकी आवश्यकता है। सेवायोजन समाप्त हो गया है उस व्यक्ति का जो रह रहा, जिसका मकान है, यदि वो बाहर रह रहा था और अपना मकान किराए पर दिए था, अब वो रिटायर्ड हो गया है, उसकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो इस वजह से भी वो अब अपने मकान, अपने शहर, अपने गांव, अपने घर लौटना चाहता है। तो ये भी एक आधार है और इस आधार पर भी किराएदार की बेदखली हो सकती है। मकान से संबद्ध भूमि नए भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक है। तो यदि कोई ऐसा मकान है कि उससे कोई संबंधित भूमि है और उस भूमि को में नव निर्माण कराने के लिए उस मकान की आवश्यकता है, बिना उस मकान को खाली कराए वहाँ निर्माण कराना मुश्किल है, तो भी वो बेदखली का आदेश दे सकता है। इसलिए सेक्शन 21 में ये सारे आधार बता दिए गए हैं। और भी आधार हैं लेकिन ये मुख्य आधार हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप सारे पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही आधार रखे हों। और ज़्यादातर जब किसी चीज़ में ज़्यादा आधार होते हैं तो क्वेश्चन नेगेटिव आता है कि कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है, या कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो फिर उसमें नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव आंसर आपको बताना है, वो एक ही होगा। नहीं पूछेगा तो फिर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, आपको नेगेटिव बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अपना तरह से घुमा फिरा लीजिएगा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप दिमाग में रखते हैं ये जो ग्राउंड्स हैं तो फिर आपको आसानी होगी ये सब करने में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 22 से ये क्वेश्चन है। तो इस अधिनियम की जो धारा 21 है, जो अभी अभी हमने पढ़ा, बेदखली के आधार दिए गए हैं, यानी कि बेदखल भी कर दिया गया है। बेदखल करने का अधिकार प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास है। तो अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने धारा 21 के अंतर्गत जो आधार बताए गए हैं उनमें से किसी के आधार पर बेदखल कर दिया गया है उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति बड़ा पीड़ित है उस आदेश से, तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ पर उसको अपील का अधिकार है। सेक्शन 22 में ये बता दिया गया है कि उसे अपील का अधिकार है। तो सेक्शन 22 में बता दिया गया है कि उसे ये अपील करने का अधिकार है। और ये अपील कहाँ होगी, बस ये आपसे पूछा गया है। तो अपील कर सकता है, तो इस जो एक्ट है हमारे उसमें जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश 2 फोरम हैं। तो जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश हैं उसके खिलाफ वो जिला न्यायाधीश के समक्ष जाएगा
और जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी हैं उनके आर्डर के विरुद्ध भी वो जिला न्यायाधीश के समक्ष ही जाएगा। तो इस तरह से आप ये याद कर लें कि अगर ये जो भी अथॉरिटी जिसमें दी गई हैं उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो जिला न्यायाधीश है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और अपील जो है जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सेक्शन 22 ये कहता है, और विद इन 30 डेज की जाएगी। धारा 22 में बताया गया है कि धारा 21 के साथ साथ धारा 24 के अधीन भी अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उससे क्षुब्ध व्यक्ति भी जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील पे जाएगा। यानी कि धारा 22 में ये कहा गया है कि धारा 21 या धारा 24 के अधीन जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों से क्षुब्ध व्यक्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं, और अपील का जो टाइम है, लिमिटेशन पीरियड है, वो 30 डेज है। और धारा 24 में बताया गया है किराएदार का पुनः प्रवेश का विकल्प। तो धारा 24 में जो किराएदार का पुनः प्रवेश का विकल्प है, यदि धारा 24 के अंतर्गत ये इस संबंध में कोई आदेश पारित होता है और उससे वो व्यक्ति पीड़ित होता है तो भी वो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय में किराया जमा करने का प्रावधान है। अच्छा क्वेश्चन है, अचानक पूछा जा सकता है, लेवल अच्छा है, अच्छा सेक्शन है। तो ये सेक्शन 30 है, ये याद रखिएगा। मुंसिफ न्यायालय में या मुंसिफ के न्यायालय में किराया जमा करने का प्रावधान है। धारा 30 में ये व्यवस्था है। पूछा जा सकता है किस न्यायालय में जमा कर सकता है। तो चलिए इसी से क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेक्शन वाइज क्वेश्चन है ये। किराएदार क्षेत्राधिकार रखने वाले मुंसिफ के न्यायालय में किराया जमा कर सकता है। कब जमा कर सकता है ये बताना है। तो तथा कथित मकानदार किराया लेने से मना कर दे, इनकार कर दे तो ठीक है। यदि मकानदार के संबंध में विवाद उठे कि असली हकदार कौन है किराया लेने का, यानी कि मकानदारों में यदि कोई संदेह, कोई डाउट उत्पन्न हो जाए कि भाई ठीक है मैं मकान में तो रह रहा हूँ और दो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई किराया हमको दो मकान मेरा है, या किराया हमको दो मकान मेरा है, या मैं किराया लेने का हकदार हूँ, जैसी भी स्थिति हो, तो अगर इस तरह का कोई संदेह उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी किराएदार मुंसिफ के न्यायालय में वो किराया जमा कर सकता है। और जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि मुझे किराया किसको देना है, या जब तक वो आपस में समझौता न कर लें कि भाई किराया कौन लेगा, तब तक वो किराया जमा कर सकता है। उसके बाद ये किराया पाने के जो भी न्यायालय जिनको हकदार ठहराएगा वो किराया ले सकते हैं। और जो मकानदार जब किराया लेने से इनकार कर देगा तो भी वो वहाँ पर मुंसिफ के न्यायालय में जमा करेगा, और जब तक मकानदार अब किराया प्राप्त करने का इच्छा व्यक्त नहीं करता है न्यायालय में, तब तक वो किराया उसको वहाँ से नहीं मिलेगा, उसे अपनी इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि किराएदार जब तक किराया जमा कर सकता है जब तक मकानदार लिखित नोटिस देकर किराया स्वीकार करने की अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर देता, तब तक वो जमा कर सकता है। तो ये दोनों स्थितियों में जमा कर सकता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मुझे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेवल में लग रहे हैं, वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उससे अपना समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि बहुत सारे में से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही ठीक लग रहे हैं। तो एक सीरीज टाइप की मैं क्वेश्चनों की सेक्शन वाइज बना करके रेडीमेड मटेरियल से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे बड़ा समय कम लगेगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या उनके अनुसरण में दिए गए आदेशों का उल्लंघन अथवा प्रत्न या दुष्प्रेरण के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उसे दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 31
तो सेक्शन 31 में शास्ति का प्रावधान किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति ये आदेश का उल्लंघन अथवा प्रत्नक या दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरण के लिए दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसे 6 माह तक का कारावास होगा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। इसलिए इसके ए और बी दोनों हो जाएंगे। और इसी से संबंधित है अगला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। कोई व्यक्ति जो विधिपूर्ण कारण के बिना किसी किराएदारी के अंतर्गत भवन या उसके भाग को गिराता है, दोष सिद्ध किए जाने पर उसे दंडित किया जा सकता है। तो देखो पहले क्वेश्चन पे है कि वो इस कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या उनके अनुसरण में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, वो स्थिति है। यानी कि जब हम किसी चीज़ का इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं और उन प्रोविजंस के तहत जो भी आर्डर्स हैं उनको हम वायलेट करते हैं या वायलेट करने का प्रयत्न करते हैं या फिर दुष्प्रेरण करते हैं, तो स्थिति है 6 माह का कारावास, 5,000 रुपये का अर्थदंड। लेकिन यदि हम विधि के प्राधिकार के बिना या विधिपूर्ण कारण के बिना हम किराएदारी के अंतर्गत किसी भवन को गिराते हैं तो हमें जो यहाँ पर पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा वो होगी 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों। तो दोनों में बस थोड़ा सा फ़र्क यही है कि वहाँ 6 माह है, यहाँ 1 वर्ष है। यहाँ आप किसी का मकान गिराते हैं, उसके यहाँ किराए में रह रहे हैं और आपको कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है और आप ये तो वो मकान या वो मकान का कोई भाग गिराते हैं तो फिर आपको तो 1 साल की सज़ा होगी। और यदि कोई आर्डर का वायलेशन करते हैं तो आपको 6 माह की सज़ा होगी। अर्थदंड दोनों में बराबर है। और ये 31 में दिया गया है। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत शास्ति का प्रावधान किया गया है? तो शास्ति का प्रावधान 31 में किया गया है। शास्ति हमने पढ़ ली है। और एक और ये एक लेवल का क्वेश्चन है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोग संसित किया जाएगा? तो ये सेक्शन 33 में स्पष्ट कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का जो अभियोजन है संसित किया जाएगा वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद पर ही संसित किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद पर ही किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 33 स्पष्ट रूप से कहता है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद के सिवा संसित नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद पर ही संसित किया जाएगा, अन्यथा संसित नहीं किया जाएगा। No prosecution for an offence punishable under this act shall be instituted except on a complaint authorized by the district magistrate। ये आपको याद रखना है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि धारा 33 के अंतर्गत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मिस हो सकता है। यदि धारा 33 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट परिवाद प्राधिकृत करने से इनकार करते, अभी जो हमने पढ़ा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद पर ही संसित किया जाएगा, अंतर संसित नहीं किया जाएगा। तो यदि वो परिवाद प्राधिकृत करने से ही इनकार कर दे तब क्या होगा? तब वो आवेदन पत्र आयुक्त के समक्ष, कमिश्नर के समक्ष दिया जाएगा और कमिश्नर साहब या तो स्वतः या एप्लीकेशन पर, आवेदन पर, पार्टी के आवेदन पर प्राधिकृत कर सकेंगे।
तो आयुक्त महोदय ऑफ हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन पर वो प्राधिकृत कर देंगे। ये इसमें सेक्शन 33 के एक के ही सेकेंड पैरा में बताया गया है। उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज improperly or illegally declined to authorize the making of a complaint, the commissioner may of his own motion or on application made in this behalf direct him so to do। तो ये याद रखना है कि आयुक्त महोदय के समक्ष ही आवेदन पत्र फिर दिया जाएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परिवाद प्राधिकृत करने से मना कर देते हैं तब। और एक बात इसमें और है कि ये जो अभियोजन है, जो अपराध का विचारण है, इस एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सेक्शन 33 का क्लास 2 है ये, वो साफ साफ कह रहा है कि नो कोर्ट inferior to that of a magistrate of the first class shall try any such offense। shall try mandatory, यानी कि प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। इससे नीचे वाले न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध का विचारण इससे नीचे वाला नहीं कर सकता। प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा, मगर नीचे वाला नहीं किया जा सकता। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इससे नीचे नहीं, एकदम साफ। तो ये एक याद रखने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन यदि आपको, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, लेवल ठीक है, सीरीज ठीक है, सेक्शन वाइज है, सब कुछ अच्छा आपको लग रहा है तो आप कमेंट करें। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करें। कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो में क्या कमी कर दी या क्या गलतियां मुझसे हो गई, चूँकि गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट करते रहें, मुझसे जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी, तो मुझे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सके तो अपने मित्रों को आप शेयर भी कर सकते हैं, चूँकि मैं तो सबका भला चाहूँगा, आप भी सबका भला करिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। पता नहीं किसकी किस्मत कब जग जाए, कब खुल जाए, कौन कितना आगे निकल जाए। तो विद्या तो बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वीडियो भी शेयर करिए, वीडियो शेयर करने से भी कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा ये मानना है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।